आपको मिलेगी देखने के लिए, दैट इज नॉट सो डिफिकल्ट है भी नहीं। सो चलिए इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट द थिंग्स व्हाट वी हैव डन, और क्या क्या चीजें इसमें आपको यहाँ पे अच्छे से याद होनी चाहिए उसको हम यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सो इफ वी जस्ट कम बैक ओवर हियर, सो वी आर डन विद द केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल हमने यहाँ पे देख लिया था। हमने पहले खत्म किया था हमारे यहाँ पे कि आपका कैसे H+ आयंस का इस्तेमाल करके आप बनाते हो अपने यहाँ पे एटीपी मॉलिक्यूल। सो दैट इज समथिंग वी हैव सीन। सो हमने यहाँ पे समझ लिया था हमारे यहाँ पे कीमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या होती है, वो हमने यहाँ पे देख लिया था। प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन पंप कौन होते हैं वो हमने यहाँ पे समझ लिया था। तो ये चीज तो हम यहाँ पे देख चुके हैं। आफ्टर दैट वी हैव अंडरस्टूड कि हमारा केल्विन साइकिल कैसे होता है। सो केल्विन साइकिल जो आपका पहले किया जाएगा स्ट्रोमा के अंदर, यहाँ पे आप CO2 को फिक्स कर रहे हो, उसके साथ साथ यहाँ पे ये इवेंट करने के लिए या ये प्रोसेस करने के लिए आपको NADPH और ADP की यहाँ पे जरूरत पड़ती है। बिना इसके आप ये प्रोसेस आप नहीं कर सकते। सो वी हैव सीन दैट कैसे आप यहाँ पे आपका एंजाइम आप यहाँ पे रुबिस्को की मदद से CO2 कंबाइन करता है यहाँ पे RUBP के साथ, और फिर आपका यहाँ पे साइकिल आपका स्टार्ट किया जाएगा एंड देन द साइकिल विल स्टार्ट यहाँ पे। और आपका RUBP के साथ कंबाइन करने के बाद आपको सबसे पहले बन के मिलेगा आपके यहाँ पे 6 कार्बन अनस्टेबल कंपाउंड। दैट्स द फर्स्ट थिंग यू विल गेट। उसको आप कन्वर्ट करते हो इनटू माय स्टेबल कंपाउंड, दैट इज माय 3-फॉस्फोग्लिसरेट आपको बन के यहाँ पे मिल जाएगा। सो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरेट आपको बनते हैं यहाँ पे। दे विल कन्वर्ट इनटू योर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3-बायफॉस्फोग्लिसरेट एंड देन वहां से इट विल कन्वर्ट इनटू माय ग्लिसराइल्डाइड 3-फॉस्फेट। तो ये चीजें आपको यहाँ पे होते हुए मिल जाती है एंड देन G3P विल कन्वर्ट बैक इनटू माय RBP एज अ पार्ट ऑफ माय रीजनरेशन। अब मुझे ये बताओ आप लोग यहाँ पे, कोई मुझे बता दो कि आपके इस पाथवे को, जो हमारा केल्विन साइकिल है, इसको हम C3 पाथवे भी बोलते हैं। सो व्हाई वी कॉल इट एज अ C3 पाथवे? क्यों इसे बुलाया जाता है यहाँ पे ऐसा C3 पाथवे? वैसे बता दो कोई भी हैंड रेज करके। व्हाई दिस पाथवे इज कॉल्ड एज माय C3 पाथवे? सर यहाँ अनस्टेबल कंपाउंड में 3 में छूटता है, 3 कार्बन में। हाँ, स्टेबल कंपाउंड जो मुझे यहाँ पे बन के मिलेगा यहाँ पे, दैट्स माय 3 कार्बन एटम यहाँ पे लगे हुए मुझे यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे उसके अंदर 3 कार्बन एटम लगे हुए मिलते हैं, इसलिए मैं उन्हें बोलता हूँ यहाँ पे C3 पाथवे। तो याद रखना, द प्लांट्स कैन बी कॉल्ड एज माय C3 प्लांट्स एंड द साइकिल इज कॉल्ड माय C3 साइकिल। सो इनको हम इवन बोल सकते हैं यहाँ पे एज योर C3 प्लांट्स। सो आपसे कई बार सवाल बड़ा आसानी से रखा जाएगा आपके सामने कि क्या होते हैं C3 प्लांट्स, या C3 प्लांट्स के अंदर क्या मुझे क्रेन्स एनाटॉमी मिलेगी? द आंसर इज नो। C3 प्लांट्स के अंदर आपको क्रेन्स एनाटॉमी देखने के लिए आपको नहीं मिलती, पहली बात। दूसरी बात, C3 प्लांट्स के अंदर आप लोग मुझे बताइए, क्या मेरे C3 प्लांट्स के अंदर फोटो रेस्पिरेशन हो सकता है? रेज योर हैंड एंड टेल मी, डू यू थिंक C3 प्लांट्स विल हैव अ इश्यू ऑफ फोटो रेस्पिरेशन? यू हैव टू सिंपली रेज योर हैंड। बताइए लव, क्या लग रहा है आपको? यस सर। आप कह रहे हो कि हो सकता है, ठीक है। लव कुछ आपको क्या लग रहा है? सर हो सकता है। सौरभ आपको? सर हो सकता है, लेकिन कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। हाँ वो ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर हो सकता है तो होता क्या है फोटो रेस्पिरेशन के अंदर? सौरभ आप बताओ, व्हाट विल हैपन इन फोटो रेस्पिरेशन? सर पहले नंबर तो हमारा फोटो रेस्पिरेशन तब होता है जब टेम्परेचर हाई हो और हाईलाइट हो, इंटेंसिटी, और राइट। हाँ ये किया जाता है हमारे क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। ठीक है, वो ऑर्गेनेल आपके इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या होती है, क्या स्टार्ट कैसे होता है ये प्रोसेस? ठीक है, रुक जाओ सौरभ, आप रुक जाओ। सुलनी आप बताओ, हाउ द प्रोसेस विल स्टार्ट? सर रुबिस्को के ऊपर ऑक्सीजन आके बैठता है, फिर वहां से स्टार्ट होती है हमारी प्रोसेस। हाँ, सो बेसिकली O2 यहाँ पे कंबाइन करेगा RUBP के साथ इंस्टेड ऑफ योर CO2, सो रुबिस्को की मदद से, तब मेरा यहाँ पे प्रोसेस चालू होगा। एंड देन सलोनी, क्या ये प्रोसेस कोई काम का होता है हमारे लिए, प्लांट के लिए? नो सर, वेस्टफुल प्रोसेस होता है ये। वेस्टफुल प्रोसेस हम क्यों बोलते हैं सलोनी? व्हाई वी कॉल इट एज अ वेस्टफुल प्रोसेस? पूर्वा, कैन यू टेल मी व्हाई वी कॉल इट एज अ वेस्टफुल प्रोसेस? सर फोटो रेस्पिरेशन को वेस्टफुल प्रोसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ना एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा होता है और जो ना ही उसके कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म हो रहे होते हैं। राइट, सो एटीपी आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, आप फॉर्म नहीं कर रहे हो, और आपका CO2 भी फिक्स नहीं हो रहा आपका यहाँ पे। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ वेस्टफुल प्रोसेस आपके यहाँ पे।
अब जब आपका फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट होगा, सो आपका जो पहला कंपाउंड बनेगा दैट्स माय फॉस्फोग्लाइकोलेट एंड दैट इज गोइंग टू बी हैविंग 2 कार्बन एटम्स। अब क्योंकि उसके अंदर आपके 2 कार्बन एटम लगे हुए हैं तो उसको हम बोलते हैं वहां पे से C2 साइकिल, इसलिए हम उसे बोलेंगे वहां पे एज योर C2 साइकिल। सो यू विल फाइंड, ठीक है, सो दैट इज द स्टोरी ऑफ फोटो रेस्पिरेशन, वो आपको होते हुए मिलता है। अब यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था, हमने कुछ देखा था कि कैसे CO2 आ रहा है तो कैसे आपका G3P आपके यहाँ पे बनेगा, और कैसे आप सारा G3P इस्तेमाल नहीं करते शुगर बनाने के लिए, यू ओनली यूज सर्टेन अमाउंट ऑफ G3P एंड बाकी G3P जो आपका होता है उसे आप इस्तेमाल करते हो टू फॉर्म द RUBP। ये भी हमने यहाँ पे देखा था। नाउ ये है हमारा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट। एक CO2 को फिक्स करने के लिए 3 ATP और 2 NADPH का इस्तेमाल किया जाता है, और 6 CO2 को फिक्स करने के लिए आप इस्तेमाल करोगे अपने यहाँ पे 18 ATP और 12 NADPH का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाएगा। तो एक शुगर मॉलिक्यूल बनाने के लिए इतना इन्वेस्टमेंट आपका यहाँ पे हो जाता है। देन वी हैव सीन द फोटो रेस्पिरेशन, जो आपने मुझे बताया यहाँ पे रुबिस्को के साथ आपका O2 मिलके RUB के साथ यहाँ पे कंबाइन करेगा, एंड देन यू विल फाइंड अ न्यू पाथवे विल स्टार्ट, दैट इज माय फोटो रेस्पिरेशन। इसको हम इवन बोलते हैं यहाँ पे द C2 साइकिल। वेस्टफुल प्रोसेस है, प्लांट्स के अंदर ये होते के मिलेगा, और याद रखना C3 प्लांट्स को ये दिक्कत होती है, C3 प्लांट्स विल अंडरगो फोटो रेस्पिरेशन। अब कौन सी कंडीशन होती है जिसमें ये आपका होगा, तो कंडीशन याद रखना, व्हेन यू हैव अ हाई टेम्परेचर एंड व्हेन यू हैव अ हाई लाइट इंटेंसिटी, इस कंडीशन के अंदर आपको फोटो रेस्पिरेशन देखने के लिए मिल जाता है, राइट। क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये 3 ऑर्गेनेल आपके यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, एंड देन विल फाइंड द फोटो रेस्पिरेशन विल हैपन इन दिस। Then you have a C4 plant. C4 plants के अंदर will have a maize, sorghum and sugarcane आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए। And अगर आप anatomy देखते हो C4 plants की, so what you will find in this, you will have your bundle sheath cell, mesophyll cell and your vascular bundle। ये 3 चीजें मिलती है आपको यहाँ पे देखने के लिए। C4 plants वो plants है बेटा जो आपका ओवरकम कर सकते हैं फोटो रेस्पिरेशन, इनको कोई दिक्कत नहीं आती। तो इसमें आप ये बात भी याद रखना, ये बात भी आप क्लियरली याद रखना, C4 प्लांट्स ज्यादा बेटर बिहेव करते हैं जब हाई लाइट इंटेंसिटी और हाई टेम्परेचर होता है तब। आपसे अगर कोई पूछेगा ना कि अगर लाइट इंटेंसिटी ज्यादा हुई और टेम्परेचर आपका ज्यादा हुआ तो कौन से प्लांट्स बेटर बिहेव करेंगे या आराम से अपना खाना बना पाएंगे, देन आपका आंसर वहां पे होगा C4 प्लांट्स। C4 plants are the one which will actually play a very vital role, important role in ensuring that they are able to make their own food even when they have a high temperature and high light intensity। क्यों? क्योंकि इनके अंदर तो फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, ठीक है। तो याद रखना C4 plants will never undergo photo respiration। So इनके अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, you will never have, there will be no photo। एक सेकंड ना, कुछ दिक्कत आ रही है मेरे यहाँ पे शायद से। फोटो रेस्पिरेशन, तो इनके अंदर आपको कोई फोटो रेस्पिरेशन होते हुए आपको यहाँ पे नहीं दिखता, ठीक है। डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट होते हैं यहाँ पे C4 प्लांट्स के अंदर, ये हमने क्लास में डिस्कस कर लिया था। एंड नाउ दिस इज अ पाथवे व्हिच यू हैव टू रिमेंबर, ये पाथवे आपको बहुत क्लियरली याद रखना है। आपकी मेसोफिल सेल पहले आएगा, देन यू हैव बंडल शीथ सेल, CO2 आके कंबाइन करेगा मेरे यहाँ पे PP केस के साथ, एंड देन अल्टीमेटली विद माय PP। सो PP कार्बोक्सिलेज की मदद से आप PP के साथ कंबाइन करते हो, CO2 को कंबाइन करेगा आपके यहाँ पे, एंड दैट विल मेक माय ऑक्सलो एसिटिक एसिड। ऑक्सलो एसिटिक एसिड आपको कन्वर्ट किया जाता है आपके मैलिक एसिड के अंदर, और मैलिक एसिड आपका लीफ को छोड़ेगा, मेसोफिल सेल को छोड़ेगा, एंड विल एंटर इनसाइड द बंडल शीथ सेल। अब आपका मैलिक एसिड को हम यहाँ पे ब्रेक करेंगे इनटू 2 थिंग्स, पायरुविक एसिड एंड माय CO2। इसके अंदर हम इसे यहाँ पे ब्रेक डाउन करेंगे। CO2 जो आपके यहाँ पे होगा दैट विल एंटर इनसाइड द केल्विन साइकिल, और पायरुविक एसिड जो आपके यहाँ पे होगा इट विल कम बैक इनटू माय मेसोफिल सेल एंड विल कन्वर्ट बैक इनटू माय PP। ये है आपके यहाँ पे C4 पाथवे। याद रखना C4 पाथवे के अंदर PP केस जो होता है या PP कार्बोक्सिलेज जो होता है वो आपका CO2 को फिक्स करने में मदद करेगा, और आपका केल्विन साइकिल यहाँ पे रन किया जाएगा बंडल शीथ सेल के अंदर। ये भूलना मत, कई बार यही सवाल आपके सामने आता है। So Kelvin cycle is something which will operate in my bundle sheath cell. That is something you have to know C4 plants के बारे में आपको याद रखना है। So this is the information we have done in the last class and I hope it's clear to all of you. इसके बाद हमने देखा था कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना लग रहा है। इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन है क्या किसी का? आफ्ताब का कुछ क्वेश्चन है क्या? आफ्ताब हिमांशु? नो सर, आंसर के लिए हाथ उठाया था। अच्छा, C4 प्लांट्स के अंदर ना इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ पे कितना हो जाता है? एक CO2 को फिक्स करने में आपके लग जाते हैं 5 ATP और 2 NADPH, और 6 CO2 को फिक्स करने के लिए यू आर गोइंग टू बी यूजिंग माय 330 ATPs एंड 12 NADPH। सो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे थोड़ा ज्यादा होता है। अब एक बात आप सब याद रखना, C4 प्लांट्स जो होते हैं ना,
ये आपको जनरली मिलते हैं ट्रॉपिकल बेल्ट में। C4 प्लांट्स विल गेट टू सी इन द ट्रॉपिकल बेल्ट, ये आपको ट्रॉपिकल बेल्ट में मिलेंगे। ठीक है, अब ट्रॉपिकल बेल्ट में आपको याद रखना है कि यहाँ पे इतना दिक्कत नहीं आता एनर्जी का, मतलब ट्रॉपिकल बेल्ट में आपको सनलाइट काफी मिल जाती है, पानी भी आपका इनफ होता है, लाइक यू गेट टू हैव गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन दिस एरिया। तो इनको खाना बनाने के लिए अगर थोड़ा एटीपी ज्यादा यूज करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं आती, ये बात याद रखना। ठीक है, आप ये मत सोचें कि सर यहाँ पे इतने ज्यादा एटीपी लग रहे हैं तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। So याद रखना, they are growing in the tropical belt. They have sufficient resources to make their ATP molecules. So they have a sufficient resources to grow and thrive. तो ये चीज आप यहाँ पे याद रख लेना। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी इन टर्म्स ऑफ माय C4 प्लांट्स। ठीक है, चलो, सो दैट्स व्हाट वी हैव डन। सो क्रेन्सॉट में अभी यहाँ पे आप जानते हो क्या होती है, वी हैव सीन दिस थिंग। ये पाथवे भी आप यहाँ पे जानते हो क्या होता है, ये आपकी एनसाइड की पिक्चर है, यू कैन सी दिस पाथवे। C4 प्लांट्स का जो पाथवे होता है इसे हम इवन कहते हैं एज अ H-Select पाथवे, इसको आप इवन बोल सकते हो यहाँ पे एज अ H-Select पाथवे, क्योंकि इसको डिस्कवर्ड आपके H या Select ने किया था। इट्स लाइक H एंड Select ने दोनों ने मिलकर किया था। सो H एंड Select पाथवे इज माय C4 पाथवे। ठीक है, तो C4 plants and they are called as my C4 plants and I hope it makes sense to all of you कि क्यों इन्हें हम बोलेंगे यहाँ पे एज C4 plants। हम इन्हें C4 plants इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपका जो पहला स्टेबल कंपाउंड आपका बन जाए उसका नाम क्या होता है, स्टेबल प्रोडक्ट पहला बोलो, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्सलो एसिटिक एसिड, बिल्कुल सही। सो दैट इज गोइंग टू बी योर ऑक्सलो एसिटिक एसिड। यहाँ पे आपका पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा आपका यहाँ पे ऑक्सलो एसिटिक एसिड, and because of that we call it as a C4 plants। इसलिए हम बोलेंगे इसे यहाँ पे ऐसे, और C4 plant because the first stable product over here is going to be oxaloacetic acid आपका यहाँ पे बनेगा यहाँ पे आपका देखने के लिए। तो this is one thing you have to know in this। ठीक है, चलो, now this is something we have done। अभी क्वेश्चन क्या करते हैं, क्वेश्चन थोड़ा करते हैं बाद में। सो विल पिक अप दिस क्वेश्चन, थोड़ा आपके दिमाग से जब चीजें निकल जाए फिर मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। Okay, So I sir. hope many of you have done this question घर पे, but हम वापस ये क्वेश्चन को भी करेंगे। But before that, let's start with something new। अब एक नई चीज आपको यहाँ पे बताई जाएगी, that is my crucilin acid metabolism pathway, right? जिसको हम इवन कहते हैं यहाँ पे as a CHEM pathway। This is also in short called as your CHEM pathway। अब CHEM pathway होता क्या है, पहली बात याद रखना है, ये जो क्रूसिलिन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे जो आपके सामने अभी लिखा हुआ है ना, ये किस में होता है, ये क्या है, लाइक व्हाट इज दिस टर्म एंड वेयर डिजीज हैपेंड। तो आपको एक बात याद रखनी है यहाँ पे, दैट यू हैव सम प्लांट्स व्हिच लिव्स इन द एरिड कंडीशन। कुछ प्लांट्स होते हैं जो आपके एरिड कंडीशन में ग्रो करते हैं। सो यू हैव सम प्लांट्स व्हिच ग्रो इन द एरिड एरियाज। There are some issues on my side, people। एक सेकंड रुक जाना। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. यस clear. सर, Yes, हाँ sir. मुस्कान कुमारी, दैट्स ट्रू, ड्राई एरिया। एक सेकंड, एरिड एरियाज मतलब आपके यहाँ पे ड्राई एरियाज, एरिड एरिया मतलब आपका, या दैट्स मींस योर ड्राई एरियाज, डेजर्ट वाला एरिया आप कह सकते हो। तो यहाँ पे जो आपके प्लांट्स ग्रो कर रहे होते हैं ना, इनको होती है दिक्कत। सो एरिड एरिया में जो आपका प्लांट ग्रो कर रहा होगा, द प्लांट व्हिच विल बी फाइंडिंग ग्रोइंग हियर, ये प्लांट्स जो आपके यहाँ पे होंगे, जस्ट आई थिंक थोड़ा सा मेरा सिस्टम यहाँ पे स्लो चल रहा है, जस्ट वेट अ मिनट। तो यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं जो आपके एरिड कंडीशन में आपके यहाँ पे ग्रो कर रहे होते हैं, इनको थोड़ी सी दिक्कत आती है। दिक्कत इनको यहाँ पे क्या आ रही होती है, दे हैव टू कंजर्व वाटर। इनका सिंपल सा हिसाब होता है कि इनको पानी को कंजर्व करना है। दे आर लिविंग इन द ड्राई एरिया, टेम्परेचर हाई होता है, पानी कम होता है सॉइल के अंदर, सो दे आर ऑलवेज ट्राई टू कंजर्व द वाटर। सो इनका यहाँ पे क्या रहता है, दे ट्राई टू कंजर्व
वाटर, ये वाटर को यहाँ पे करेंगे कंजर्व। ठीक है, तो वाटर कंजर्वेशन इज समथिंग दे हैव दिस, मतलब ये इनकी प्रायोरिटी होती है वाटर को कंजर्व करना। एंड इट मेक्स सेंस बिकॉज अगर आप ड्राई एरिया में रह रहे हो तो आप पानी का नुकसान नहीं कर सकते हैं, राइट? यू हैव टू कंजर्व द वाटर। तो यहाँ पे आप पानी को कंजर्व कैसे करते हो? सो आप ये बात समझो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। आपको यहाँ पे फोटोसिंथेसिस भी करना है और आपको खाना पानी को भी बचाना है। समझिए इस बात को, दैट एरिड एरिया में जो आपके प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं उनको करना है, अपना खाना भी बनाना है, एंड दे आल्सो हैव टू कंजर्व द वाटर मॉलिक्यूल्स। सो दैट इज द टू थिंग्स दे हैव टू डू। अब वो ये चीज करते कैसे वो आपको यहाँ पे समझना है। हाउ दिस प्लांट्स आर एबल टू मैनेज टू कंजर्व वाटर एंड आल्सो एबल टू मेक देयर फोटोसिंथेसिस हैपन। तो चलो इसको हम यहाँ पे समझते हैं। तो ये लोग क्या करेंगे ना, सो लेट्स टेक दिस प्लांट्स और उनके हम यहाँ पे सेल्स लेते हैं। लेट्स से उनके मेसोफिल सेल है, तो इनके जो मेसोफिल सेल आपको मिलेंगे यहाँ पे, दे विल हैव अ डिफरेंट बिहेवियर। You have your mesophyll cell. Have two mesophyll cell आपके यहाँ पे। Now these two mesophyll cell, मैं बस आपको ये बताने की कोशिश करूँ कि इनकी कंडीशंस यहाँ पे क्या है, like how they are going to behave over here। तो आपके पास दो mesophyll cell आपके पास है यहाँ पे, आप दोनों समझो सेम ही है, बट एक है यहाँ पे नाइट में इसका बिहेवियर अलग होता है और एक का बिहेवियर डे में अलग होता है। सो ये आपका डे टाइम यहाँ पे आप मान लो और यहाँ पे आपकी रात हो चुकी है। Now let's try to understand कि इनका बिहेवियर यहाँ पे कैसे चेंज है, how the cells are going to change in the night and how they are going to change in the daytime के अंदर। तो ये थोड़ा ध्यान देना, ये सिंपल है, समझ जाओगे आप लोग। आप लोग वैसे भी काफी तेज हो, इतने तेज हो कि 4-5 बार बताने के बाद भी होमवर्क सबमिट नहीं करते। Alright, whatever people who have submitted the homework, that's good। और जिनका बाकी है सबमिट कर देंगे सर। so assume that you have a stomata यहाँ पे। so एक सेकंड रुक जाओ। So assume that you have your स्टोमेटा यहाँ पे। डे टाइम पे प्लांट क्या करता है ना, डे टाइम पे प्लांट करेगा अपने स्टोमेटा को बंद। सो डे टाइम के अंदर प्लांट विल मेक श्योर दैट द स्टोमेटा रिमेन्स क्लोज। सो डे टाइम के अंदर प्लांट विल इंश्योर दैट द स्टोमेटा रिमेन्स क्लोज। सो स्टोमेटा रिमेन्स क्लोज यहाँ पे, रिमेन्स क्लोज्ड। सो दैट्स वन थिंग यू विल गेट टू सी इन द डे टाइम के अंदर। नाइट टाइम में क्या होता है, आपके यहाँ पे गार्ड से ओपन हो जाएगा एंड देन यू हैव अ विंडो ऑफ योर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो बेसिकली आपका नाइट टाइम का बिहेवियर अलग होता है, डे टाइम में बिहेवियर आपके यहाँ पे अलग होता है। जस्ट गिव मी अ मिनट स्टूडेंट्स, मुझे 1 मिनट दो आप यहाँ पे। मुझे लग रहा है थोड़ा मेरे एंड से ज्यादा डिस्टर्बेंस यहाँ पे आ रहा है। लाइक आई एम फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू, आई एम राइटिंग समथिंग बट इट इज नॉट बीन सीन क्लियरली टू मी। ओके सर। 2 मिनट देना, 1 सेकंड, लेट मी जस्ट सी क्या इशू है। Till then you can think about plants. You can, yeah, that's what you can do. Let me just get rid of few things यहाँ से, which might fix the things. All right, now let me try again. ठीक है, देखते हैं ये रिजॉल्व हुआ है नहीं हुआ। ओके, सो यू हैव अ डे टाइम एंड यू हैव अ नाइट टाइम ओवर हियर। सो डे टाइम पे हमने यहाँ पे स्टोमेटा को करा यहाँ पे बंद। अब क्वेश्चन ये आता है कि स्टोमेटा को हमने बंद यहाँ पे किया क्यों दिन के टाइम के अंदर। द आइडिया इज टू अवॉइड द लॉस ऑफ वाटर।
याद रखना, अगर आप स्टोमेटा को अगर आप ओपन रखते हो ना, तो वहां से आपका पानी का लॉस होगा। अब दिन के टाइम पे पानी का लॉस आपका ज्यादा होगा बिकॉज आपका टेम्परेचर ज्यादा होता है। बिकॉज यू हैव अ हाई टेम्परेचर, यू विल फाइंड द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द गार्ड सेल will be much more higher. So loss of water from the guard cells will be much more higher in this. बताइए आफ्ताब, बताइए क्या सवाल है आपका? तो दोबारा रिपीट कर दीजिए सर। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके जो स्टोमेटा होते हैं ना डे टाइम के अंदर इन प्लांट्स के अंदर, वो बंद रहेंगे। अब स्टोमेटा बंद रखने का पर्पस यहाँ पे क्या होता है? पर्पस यहाँ पे ये होता है कि आप अपना वाटर लॉस को अवॉइड कर सको। सो दिस होल आइडिया इज टू अवॉइड द वाटर लॉस। तो दिन के टाइम पे आप अपने स्टोमेटा को रखते हो बंद, सो यू कैन एक्चुअली अवॉइड द वाटर लॉस। सो वाटर लॉस को अपना आप यहाँ पे अवॉइड कर सको। अब ये अवॉइड कैसे होगा? देखो एक चीज याद रखना, अगर आपका स्टोमेटा ओपन है देन हमेशा देयर इज अ लाइक्लीहुड दैट वाटर विल बी लॉस्ट फ्रॉम द मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल से आपका पानी आपका वहां पे निकलता रहेगा, ठीक है, वो आपका हमेशा वहां पे आपको निकलता रहेगा। और दिन के टाइम पे ज्यादा निकलेगा बिकॉज टेम्परेचर ज्यादा होता है, सनलाइट ज्यादा होती है, हीट ज्यादा होती है। सो जितना बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, उतना प्लांट में से पानी इवेपोरेट ज्यादा होगा। सो दैट इज व्हाई दे कीप द स्टोमेटा क्लोज। अब पता है प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर? अगर आप दिन के टाइम पे स्टोमेटा को बंद रखते हो तो CO2 भी तो नहीं आ सकता। आपको केल्विन साइकिल करने के लिए आपको CO2 को अंदर लाना है, तो आपका CO2 भी आपके यहाँ पे अंदर नहीं आ पाएगा। तो ये बात भी याद रखना कि आप स्टोमेटा को जो अगर आप बंद कर देते हो ना दिन के टाइम पे, then the likelihood of CO2 entering inside the mesophyll cell will also decrease, will also go down. बट वो करना पड़ता है, आपको पानी बचाना है, आपको इतना तो करना पड़ेगा। तो ये प्लांट करते क्या है? These plant open the guard cell during the night time. ये स्टोमेटा को ओपन करेंगे रात के टाइम पे। अब जैसे ही आपने यहाँ पे स्टोमेटा को ओपन कर दिया रात के टाइम पे, नाउ यू हैव अ विंडो टू ब्रिंग इन द CO2 मॉलिक्यूल्स। नाउ यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ एरिया कि आप अपने CO2 को अंदर लेके आ सको। सो नाउ यू कैन फाइंड द CO2 कैन एंटर इनसाइड द योर पर्टिकुलर मेसोफिल सेल्स, ठीक है। तो CO2 आपको यहाँ पे एंटर कर रहा है मेसोफिल सेल के अंदर। अब जब CO2 आपके यहाँ पे बाहर से आपका एंटर कर रहा है आपके मेसोफिल सेल में, व्हेन इट इज एंटरिंग इनसाइड मेसोफिल सेल, नाउ व्हाट विल हैपन इन दिस? अब आपको यहाँ पे क्या होते मिलेगा कि आप CO2 को अंदर लेके आ गए, आप ये रात को ला रहे हो। अब रात को आप क्यों ला रहे हो? बिकॉज रात को टेम्परेचर आपका काफी लो होता है। अगर रात को टेम्परेचर लो रहेगा तो ट्रांसपिरेशन के चांसेस आप यहाँ पे कम हो जाएंगे। सो द चांसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन विल बी वेरी लेस इन दिस। सो दैट इज व्हाई रात के टाइम पे आपका रहेगा स्टोमेटा ओपन, क्योंकि वाटर लॉस यहाँ पे नहीं होने वाला। CO2 अंदर आया, अब यहाँ से जो कहानी बनती है वो कहानी आप यहाँ पे समझ जाओगे। CO2 आपका अंदर आएगा एंड विद द हेल्प ऑफ माय PEP केस, विद द हेल्प ऑफ माय PEP केस मेरा CO2 यहाँ पे कंबाइन करेगा मेरे PP के साथ। सो विद द हेल्प ऑफ माय PEP केस व्हाट विल हैपन, माय CO2 विल अल्टीमेटली कंबाइन विद माय फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। ये मेरा कंबाइन करेगा यहाँ पे फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के साथ। सो माय CO2 विल एंटर इनसाइड and combine with my PEP with the help of my PP carboxylase। अब जब मैं यहाँ पे CO2 PEP के साथ कंबाइन करेगा with the help of my PP carboxylase, तो आपके यहाँ पे क्या होगा? This will lead to a formation of my oxaloacetic acid. This will lead to a formation of your oxaloacetic acid, OAA। यहाँ से जो चीजें बन रही है ये सब चीजें आपने पहले भी बनते हुए देखी है, बट इन C4 प्लांट। यहाँ पे थोड़ी लाइक ये मेरा C4 प्लांट नहीं है। So you will find OAA आपके यहाँ पे बन चुका है। OAA will form my malic acid, OAA से आपको बनेगा मैलिक एसिड। और ये मैलिक एसिड बनने के बाद आप क्या करते हो? इस मैलिक एसिड को रख देते हो आप संभाल के आपके वैक्यूल के अंदर। सो प्लांट्स के पास तो होते बड़े बड़े वैक्यूल, प्लांट्स विल हैव लार्ज अमाउंट ऑफ वैक्यूल यहाँ पे। सो व्हाट विल हैपन, दिस मैलिक एसिड इज बीन केप्ट इनसाइड द वैक्यूल। ये हमने से रख दिया यहाँ पे हमारे वैक्यूल के अंदर। यही चीज पूरी रात करेगा आपका प्लांट बैठ के। तो प्लांट यही करता है पूरी रात भर, CO2 को अंदर लगता है, मैलिक एसिड में बनाता है और उसे रखता है अपने यहाँ पे संभाल के वैक्यूल के अंदर। दिस इज समथिंग इट विल डू थ्रू आउट द नाइट, और कुछ नहीं कर रहा वो। कि रात में वैसे भी आप क्या ही लाइट रिएक्शन करोगे, वो तो होने से रहा। यू डोंट फाइंड लाइट रिएक्शन हैपनिंग ड्यूरिंग द नाइट टाइम। तो ये आप कर लेते हो दिन भर रात भर के अंदर, और बहुत ज्यादा मैलिक एसिड आप रख लेते हो अपने यहाँ पे वैक्यूल के अंदर। दैट इज व्हाट दे विल डू। अब आप क्या करते हो? आपका दिन आ गया, सो नाउ रात तो खत्म हो गई, आपका दिन आ गया। जैसे ही आपका दिन आता है, द प्लांट व्हाट इट विल डू, इट विल क्लोज डाउन द स्टोमेटा। अपने स्टोमेटा को यहाँ पे कर देगा बंद। अब जैसे ही आपने यहाँ पे स्टोमेटा को बंद कर दिया, अब क्या करते हो आप? आपका जो वैक्यूल है यहाँ पे, आपका जो वैक्यूल यहाँ पे होगा, इसमें से आप निकालोगे मैलिक एसिड को। सो फ्रॉम हियर यू विल टेक आउट द मैलिक एसिड
एंड दैट मैलिक एसिड विल बी ब्रॉड स्प्लिट इनटू टू थिंग्स। इस मैलिक एसिड को निकालने के बाद इसे दो चीज में आप यहाँ पे डिवाइड करोगे। सो मैलिक एसिड को यू विल स्प्लिट द मैलिक एसिड इनटू टू थिंग्स। एक आपका बनेगा आपका यहाँ पे CO2 और दूसरा आपके यहाँ से बनेगा आपके यहाँ पे पायरुविक एसिड। ये बात भी आप पढ़ चुके पहले भी। जैसे आपका इससे आपका CO2 बना, सो आपने मैलिक एसिड को बाहर निकाला, आपने उसमें CO2 बनाया, अब क्या होगा, ये CO2 आपका एंटर करेगा केल्विन साइकिल। दिस CO2 विल एंटर इनसाइड द केल्विन साइकिल। तो ये मेरा CO2, यही तो हम चाहते थे करना। तो केल्विन साइकिल आप दिन में करोगे, डे टाइम पे करोगे, और इस तरीके से आप करोगे अपना यहाँ पे। तो जो भी आपका मैलिक एसिड होगा उसे आप बाहर निकालोगे, उसमें से निकालोगे आप CO2 को जो आपने यहाँ पे रखा हुआ है, और उस CO2 को आप लाओगे, लेके आओगे अपने केल्विन साइकिल के अंदर। और जो पायरुविक एसिड जो आपके यहाँ पे बन चुका है, ये तो आप जानते हो इसके साथ क्या होगा, दिस पायरुविक एसिड विल अगेन कन्वर्ट बैक इनटू माय PEP। दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस। ये होता है आपके केम पाथवे के अंदर। दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन केम पाथवे। इस तरीके से प्लांट अपना CO2 फिक्सेशन कर पाता है बिना कोई वाटर का नुकसान करे हुए। डे टाइम पे आपने जो भी रात भर आपने CO2 फिक्स किया था उसे निकालो और करो अपना केल्विन साइकिल, और वही चीज वो यहाँ पे कर रहा है। जब अपना केल्विन साइकिल यहाँ पे करेगा अच्छे से आराम से, देन अल्टीमेटली क्या होगा, यू विल फाइंड अ गुड अमाउंट ऑफ माय केल्विन साइकिल, गुड अमाउंट ऑफ शुगर मॉलिक्यूल विल गेट फॉर्म्ड इन दिस। ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है। दिस इज वन इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू नो। दिस पाथवे इज कॉल्ड एज माय केम पाथवे। ये मेरे यहाँ पे क्रूसिलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे। और ये पाथवे सिर्फ आपको कुछ ग्रुप ऑफ प्लांट्स में मिलता है देखने के लिए, विच बिलोंग्स टू माय फैमिली ऑफ माय क्रूसिलेशियन। सो क्रूसिलेशिये जो आपकी फैमिली होती है, उस फैमिली को बिलोंग करते हैं जो प्लांट्स, बेसिकली उस फैमिली को जो प्लांट बिलोंग करते हैं, दे लिव इन एरिड कंडीशन। और इन प्लांट्स के अंदर ही आपको ये देखने के लिए मिलेगा। सो दिस इज अ पाथवे व्हिच यू फाइंड स्पेसिफिकली इन दिस ग्रुप ऑफ प्लांट्स। क्या ये चीज आप सबको समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। बताइए आफ्ताब, बोलिए आफ्ताब। सर इस फैमिली में कौन एक दो एग्जांपल दे दीजिए सर प्लांट्स के। ओपोनिशिया का आपका यहाँ पे एग्जांपल आएगा। ओपोनिशिया विल बी द एग्जांपल इन दिस एंड यू हैव मच मोर एग्जांपल इसके अंदर। ओपोनिशिया आपका एग्जांपल बन जाता है, एंड उसके अलावा और भी कई सारे एग्जांपल इसके अंदर आ सकते हैं, व्हिच आर द एग्जांपल ऑफ माय दिस वन फॉर माय केम पाथवे के। ठीक है, एंड दिस इज अ पाथवे व्हिच यू हैव टू नो इन दिस। हाँ, LOB आपके यहाँ पे आएगा एग्जांपल सिलोनी, दैट्स आल्सो एग्जांपल ऑफ योर क्रूसिलिन एसिड मेटाबॉलिज्म के पाथवे का। सो दिस इज व्हाट यू गेट टू सी इन दिस। ये चीज आपके यहाँ पे हो रही है। स्टोमेटा आपके यहाँ पे ओपन हो रहा है, द पाथवे इज रनिंग लाइक दिस, एंड देन आपका यहाँ पे दिन के टाइम पे आप स्टोमेटा को करो अपने यहाँ पे बंद, या कीपिंग द स्टोमेटा क्लोज ओवर देयर। स्टोमेटा ओपन इन द डे टाइम, रात के टाइम पे रहेगा आपके यहाँ पे बंद। सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन माय केम पाथवे। एडवांटेज क्या है? पानी बचा रहे हो अपने यहाँ पे। द होल आइडिया, ये सब करने का, तामझाम करने का पर्पस क्या है? यू आर ट्राइंग टू कंजर्व द वाटर। यू आर ट्राइंग टू कंजर्व योर वाटर यहाँ पे। तो दैट इज समथिंग वी हैव डन। तो ये है आपकी कहानी आपके केम पाथवे की। आई होप केम पाथवे सबको यहाँ पे समझ आ रहा है और ये आपको याद भी रहेगा कि इसमें क्या हो रहा है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट सम क्वेश्चन। अभी आपको कुछ क्वेश्चन उठा के हम यहाँ पे देखते हैं। लो बताइए क्या सवाल है आपका, बोलिए। सर एक बार ये डे वाली साइकिल फिर से समझा दीजिए। डे वाले में यहाँ पे क्या हुआ ना, रात भर तो हमने यहाँ पे ये सब कर लिया, रात भर के अंदर हमने मैलिक एसिड बना के रख दिया था वैक्यूल के अंदर। अब जैसे दिन चालू हुआ तो दिन के अंदर आप क्या करते हो, अपने स्टोमेटा को करते हो अपना बंद। यू कीप द स्टोमेटा क्लोज। जो सेंस करती है बात, स्टोमेटा को बंद हम इसलिए रख रहे हैं ताकि पानी का नुकसान ना हो, वाटर लॉस ना हो। ठीक है, अब ये हमने कर दिया। इसके बाद आप क्या करते हो, आपके वैक्यूल में से निकालते हो अपना मैलिक एसिड को, जो आपने रात भर बनाया था ना, मिलके सबने मिलकर बनाया था योर मैलिक एसिड। इसको हम बाहर निकालेंगे और उस मैलिक एसिड को हम यहाँ पे ब्रेक करेंगे दो चीजों के अंदर, and those two things are going to be your CO2 and pyruvic acid. अब CO2 जब यहां से निकलेगा, that CO2 can enter inside the Kelvin cycle, और जो pyruvic acid जो आप यहाँ पे निकल के आएगा, that will get converted into my PP. इसको हम convert करेंगे यहाँ पे into your PP के अंदर. So this is what you find happening with my particularly in your chem pathway. तो डे टाइम पे आप ये सब करके अपना Kelvin cycle आप रन कर लेते हो। एक बार Kelvin cycle चालू हो गया, देन समझ जाओ शुगर बन गया। Then you can understand कि शुगर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन आपके यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, आई होप लव ये समझ आ रहा है आपको यहाँ पे। यस सर, क्लियर। ऑलराइट, तो दिस इज समथिंग वी हैव डन। अब कुछ यहाँ पे सवाल हम यहाँ पे करते हैं। सॉल्व इसके लिए करना पड़ेगा आपको यहाँ पे हैंड रेज। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स ड्यूरिंग द फोटो रेस्पिरेशन क्या होगा? कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट सीक्वेंस फॉर माय सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पे? और जिन्होंने आखिरी दो लेक्चर मिस किए थे, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि एक बार रिकॉर्डिंग देख लो टाइम निकाल के,
जो लोग आज से क्लास लगा रहे हैं, जिन्होंने रिकॉर्डिंग मिस किया था, क्लास मिस किया था, देख लेना, बिकॉज इट इज ए इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से क्वेश्चन आते हैं इसलिए। बताइए हरजिंदर सिंह, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन डी। आपको यहाँ पे डी लग रहा है, एंड अरीशा आपको? ऑप्शन डी। पहली वाला डी आपके यहाँ पे सही आंसर है, यस। क्लोरोप्लास्ट, प्रोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज अ करेक्ट सीक्वेंस फॉर माय फोटो रेस्पिरेशन, बिल्कुल सही। देन इन C3 plants, when O2 concentration is more, the O2 binds to Rubisco and the RBP gets changed into, तो ये आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, बट स्टिल चलो मैं इसमें आपके यहाँ पे हेल्प करता हूँ। होता क्या है ना, लेट मी कम बैक ओवर हियर एंड लेट मी हेल्प यू आउट ऑन दिस। सी, जब आपका फोटो रेस्पिरेशन किया जाता है, जब आपका फोटो रेस्पिरेशन होता है, तो आपको दो चीजें बन के मिलती हैं यहाँ पे बेसिकली। When the photo respiration happen, what will happen? एक तो आपको फॉस्फोग्लाइकोलेट मिलेगा। अब फॉस्फोग्लाइकोलेट जब आपको मिलता है ना, इसकी वजह से भी से इट्स अ C2 साइकिल, बट इसके साथ साथ यू आल्सो हैव अ फॉर्मेशन ऑफ माय फॉस्फोग्लिसरेट। फॉस्फोग्लिसरेट भी आपको यहाँ पे मिलके मिलता है, याद रखना। तो एक मिलता है आपको फॉस्फोग्लाइकोलेट और एक मिलता है आपको फॉस्फोग्लिसरेट, तभी जाके तो आपका 5 कार्बन का हिसाब बनेगा। सो 2 कार्बन का बना हुआ था आपका फॉस्फोग्लाइकोलेट और 3 कार्बन का बना हुआ आपका फॉस्फोग्लिसरेट, जो पीजी होता है वो आपको बन के यहाँ पे मिलेगा यहाँ पे। तो ये मत सोचना कि सिर्फ आपको फॉस्फोग्लाइकोलेट यहाँ पे मिलता है, यू आर ऑल्सो फाइंडिंग द फॉस्फोग्लिसरेट इज ऑल्सो गेटिंग फॉर्म इन दिस पर्टिकुलर पाथवे। तो ये आपको यहाँ पे रखना है याद, दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस ओवर हियर। वापस सवाल पे आते हैं यहाँ पे। ये सवाल तो हमने पिछले क्लास में कर लिया था, ये वाला सवाल करके बताओ। अ प्लांट इन योर गार्डन अवॉइड्स फोटोरेस्पिरेटरी लॉसेस, has improved water use efficiency, shows high rate of photosynthesis at a high temperature, and has improved efficiency of nitrogen utilization. In which of the following physiological group would you assign the plant? तो आपके सामने ये प्लांट है, आप बताइए ये प्लांट कौन से कैटेगरी को बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 54। स्टार्टिंग के 2-3 लाइन के अंदर ही आपको आपका आंसर मिल जाता है बेसिकली। इन द इनिशियल 2-3 लाइन्स ओनली विल गेट टू सी योर आंसर ओवर हियर। बताइए हिमांशी, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन डी। सौरभ? सर ऑप्शन डी। लवकुश? सर डी। ऑप्शन डी आपके यहाँ पे बिल्कुल सी आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है आपके यहाँ पे। अगर आपको कहा जा रहा है कि ये प्लांट मेरा अवॉइड कर रहा है फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे या लॉसेस, इटसेल्फ आपको पता चल जाता है दैट्स व्हाई C4 प्लांट्स, C4 प्लांट्स से होते हैं जो आपको इसे अवॉइड करते हैं। देन दिस इज समथिंग वी हैव डन, दिस इज समथिंग आल्सो वी हैव डन, राइट। ये वाला बताओ, which of the following is wrong in relation to the photo respiration? इनमें से कौन सी बात गलत है in terms of my photo respiration? Take your time and then raise your hand. अच्छा खासा अपना टाइम ले लो and then अपना हैंड रेज करो। इनमें से कौन सी बात यहाँ पे रॉन्ग है in terms of my photo respiration? ऑलराइट पूर्वा, बताइए। ऑप्शन सी। आपको सी लग रहा है, ठीक है। सौरभ? सर ऑप्शन सी। एंड आफ्ताब? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पे आपका सही आंसर, बिल्कुल सही। इट इज नॉट अ ट्रेट ऑफ माय C4 प्लांट्स। C4 प्लांट्स के अंदर आपको ये देखने के लिए नहीं मिलता, इट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ C4 प्लांट। सो यस, ऑप्शन सी बनेगा आपका यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर, राइट, ट्रू। द प्रोसेस विच मेक्स मेजर डिफरेंस बिटवीन द C3 एंड C4 प्लांट्स, कौन सा प्रोसेस आपका यहाँ पे होगा जो मेजर डिफरेंस क्रिएट करेगा आपके C3 एंड C4 प्लांट्स के बीच में? सो विच प्रोसेस विल क्रिएट अ मेजर डिफरेंस इन माय C3 एंड C4 प्लांट्स के बीच में? सिंपल सवाल है ये तो, बताइए लव, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर फोटो रेस्पिरेशन। एंड हिमांशी? सर फोटो रेस्पिरेशन। बिल्कुल बेटा, फोटो रेस्पिरेशन आपके यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट करता है C3 एंड C4 प्लांट्स के बीच में। ये करके बताओ अपना यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45। सो यू हैव टू लेबल व्हाट इज माय A, B एंड C एंड D। सो A क्या होगा, B क्या होगा, C क्या होगा, आपको यहाँ पे बताना है। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन द लाइट रिएक्शन के ऊपर बेस्ड ये सवाल है आपका। जल्दी से हैंड रेज करिए और समझाइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे। ऑलराइट अरीशा, बोलिए। सर ऑप्शन बी। आपको बी लग रहा है आफ्ताब? सर ऑप्शन डी। एंड लवकुश? सर बी। चलिए देख लेते हैं आप यहाँ पे।
सो ए आपका जो यहाँ पे होगा दैट इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी माय फोटो सिस्टम 2, क्योंकि आपका पहले आपका PS2 आपका यहाँ पे इन्वॉल्व होता है. देन द बी इज गोइंग टू बी योर PS1 आपका यहाँ पे, दैट गोइंग टू बी योर PS1 आपका यहाँ पे, एंड देन यू विल फाइंड योर NADP विल कन्वर्ट इनटू NADPH. सो आपका जो NADP आपके यहाँ पे होता है दिस विल कन्वर्ट इनटू योर NADPH. Right. So this is what you find in this. So you'll have your option B becomes the correct answer in this. For system 2, 1, NADP and NADPH is going to be the correct answer. यहाँ पे ये आपका यहाँ पे सही आंसर आपका यहाँ पे बन जाता है. ठीक है. So याद रखना हमेशा for system 2 आपका पहले आएगा, देन आपका आएगा PS1 यहाँ पे. मुझे बताओ PS1 and PS2 में से किसके पास लगा होता है वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स? सर PS2 के पास. PS2 के पास. PS2 के पास sir. PS2 के पास होता है वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स. राइट. ठीक है. चलो वेरी गुड. फोटोफॉस्फोराइलेशन इज द व्हाट? क्या समझ आता है जब आपके सामने लिखा होता है यहाँ पे आपका फोटोफॉस्फोराइलेशन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है? आसान नहीं है तो कर सकते हो सब लोग. देखो ध्यान से. फोटो मतलब क्या बेटा? फोटो मतलब लाइट. फॉस्फोराइलेशन मतलब आपका ATP फॉर्मेशन. फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है आपके यहाँ पे ATP फॉर्मेशन. आपको हिंट मिल गई. फोटो मतलब लाइट, फॉस्फोराइलेशन मतलब आपका ATP फॉर्मेशन. तो बताइए सलोनी क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन सी. बिल्कुल बेटा, सब लोग यहाँ पे एग्री करेंगे, ऑप्शन सी ही बनेगा आपके यहाँ पे सही यस आंसर. सर. फॉर्मेशन ऑफ Yes, ATP इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. आपके लाइट के प्रेजेंस के अंदर ही आपके यहाँ पे ATP बनाया जाता है, एंड दैट इज माय फोटोफॉस्फोराइलेशन. वही तो आप करते हो ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन. ठीक है. देन if a green plant are incubated with the O18, that's a radioactive isotope labeled with water, which molecule will become radioactive from the given option? So अगर आप एक ग्रीन प्लांट को देते हो ये रेडियो एक्टिव वाटर, उसे अगर आप उसको देते हो यूज करने के लिए, तो कहाँ पे आपको ये रेडियो एक्टिव मटेरियल देखने के लिए मिलेगा? अगेन अच्छा सवाल है. यू शुड बी एबल टू आंसर दिस. बताइए आफ्ताब. सौरभ. सर ऑप्शन ए. पूर्वा. ऑप्शन ए. वाई ऑप्शन है पूर्वा? रीजन क्या है? सर लाइक जैसे ये ऑक्सीजन का मतलब वो है आइसोटोप है रेडियो एक्टिव, तो ऑफ कोर्स ये जाके ऑक्सीजन से ही इजीली कनेक्ट हो पाएगा एंड उसी को ही फ्यूचर में रेडियो एक्टिव करेगा. सर मैं ओके. बोलो आप, बोलो सौरभ. सर क्योंकि हमने जैसे पढ़ा था कि H2O ही है जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, इस कारण वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, जब रिलीज होगा तो ऑक्सीजन रिलीज होगा इस कारण. राइट. बिल्कुल सही. राइट. बोथ ऑफ यू आर लाइक करेक्टली ट्रू. यस दैट्स वेरी ट्रू. एंड यू विल फाइंड आपका जो H2O यहाँ पे होता है, H2O जो होता है उसके अंदर तो वहां से तो आपको ऑक्सीजन निकल के आ रहा था. यही तो आपका जो स्प्लिट होता है तब आपको मिलता है ना आपका ऑक्सीजन, यहाँ से आ रहा होता है. ये हमने पढ़ा था. ये आपका वैन नील ने प्रूव किया था कि H2O में से ही आपका O2 आ रहा होता है. तो अगर मैं H2O के अंदर अगर जो मेरा O इस्तेमाल करूंगा दैट इज अ रेडियो एक्टिव वन. अगर मैं रेडियो एक्टिव H2O के अंदर अगर मैं ऑक्सीजन यूज करूंगा तो सिंपल सी बात है, मुझे ये प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा? फोटोसिंथेसिस के बाद आई विल फाइंड द सेम प्रोडक्ट अटैच्ड टू माय O2 मॉलिक्यूल. तो बिल्कुल सही आंसर है आपका सौरभ, एंड या दैट इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर इन दिस. सो H2O को अगर आप स्प्लिट करते हो तभी आपको O2 यहाँ पे बन के मिलता है, एंड दैट इज व्हाई यू हैव टू नो O2 इज द करेक्ट आंसर इन दिस. ओके. साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में आपके यहाँ पे क्या आता है? व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन माय साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन? क्वेश्चन नंबर 53. बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? बताइए आफ्ताब क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन डी. पूर्वा. ऑप्शन डी. हिमांशी. सर ऑप्शन डी. ऑप्शन डी अगर आप यहाँ पे कह रहे हो देन दैट इज गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर. यस. रिजल्ट्स इन अ फॉर्मेशन ऑफ ATP ओनली. सिर्फ ATP आपको बन के आपको मिलेगा यहाँ पे अकर्स एट अ वेवलेंथ बियॉन्ड 680 नैनोमीटर. मतलब अराउंड इसके आगे वाली वेवलेंथ के ऊपर ही होता है. मतलब आप जानते हो दैट विल बी हैपनिंग अराउंड एट 700 नैनोमीटर वेवलेंथ के अंदर ही आपका हो रहा होगा. अकर्स इन द स्ट्रूमल लैमेले. आपका स्ट्रूमल लैमेले भी ये होता है. बिल्कुल सही, बिकॉज स्ट्रूमल लैमेले के अंदर ही आपको मिलेगा आपका PS1. यहाँ पे आपको मिलता है PS1 आपका प्रेजेंट, PS2 आपका यहाँ पे एब्सेंट होता है.
सो यस, ऑप्शन डी बिकम्स द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, राइट। चलो नेक्स्ट सवाल देखिए, खुद से पढ़िए सवाल को एंड देन ट्राई टू गिव मी द करेक्ट आंसर। Read the question all by yourself and then try to share your answer with me. हो जाएगा, आसान नहीं है, हो जाएगा। प्रोटॉन ग्रेडियंट तो आप जानते हो ना, हमने जनरेट किया था वहां पे। वी हैव ब्रॉट ऑल द H+ आयंस इनटू द थैलाकोइड ल्यूमेन, फिर हम उसका इस्तेमाल करके बनाते हैं हमारे एटीपी मॉलिक्यूल, जो मेरा पास होता है आपके एटीपी सिंथेस से। सो नाउ यू हैव टू टेल मी दैट हाउ दैट विल बी हैपनिंग। बताइए सलोनी। सर ऑप्शन बी। डी कह रहे हो आप? ओके, सौरभ? बी सर, बी। सर ऑप्शन डी। सर बी कह बी रही। कह रहा है, हाँ हाँ ठीक है, ओके ओके ओके, बी कर दिया। आफ्ताब? सर ऑप्शन डी। बेटा आई होप सब लोग यहाँ पे एग्री करेंगे, अरीशा, पूर्वा एंड बाकी सारे बच्चे। इट हैज टू बी योर ऑप्शन डी Yes, आपका sir. यहाँ पे। यस ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट रिलीज द एनर्जी। जब आप प्रोटॉन ग्रेडियंट को ब्रेक डाउन करने वाला उसे आप यूज कर रहे हो, मूवमेंट फ्रॉम हाई टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन में, जब आपका इसे आप यूज करते हो, दैट्स अ ब्रेक डाउन ऑफ माय प्रोटॉन ग्रेडियंट। सो प्रोटॉन ग्रेडियंट को ब्रेक डाउन करके मैं अपने यहाँ पे एनर्जी बना सकता हूँ। आई कैन मेक अ गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी वहां पे। तो ऑप्शन डी बनेगा आपके यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। सोनी, आपने गलती से सही आंसर बता दिया था या मैंने सही आंसर समझ लिया था? 74. Plants are divided into two groups based on the pathway they are used for CO2 assimilation during a biosynthetic phase of the photosynthesis. These are what plants? You have all the options in front of you. Take your time and tell me the correct answer. Plants are divided into like two groups based on the pathway that use for my CO2 assimilation. बताइए वो कौन से मेरे यहाँ पे दो पाथवे यहाँ पे आपके आ जाएंगे? बताइए पूर्वा। ऑप्शन ए। लव सर ऑप्शन ए। and Love Kush. ए सर। Right. So option A becomes your correct answer in this. C3 plants forming PGA and C4 plants forming OAA, respectively, as a first product of my CO2 fixation is going to be correct answer in this. Right. So that's going to be correct answer यहाँ पे आपका. So ये बनेगा आपके यहाँ पे correct answer. Okay. C3 plants in PA will form the PGA and C4 plants forming the OA, respectively, as a product of my CO2 fixation. That's your option यहाँ पे. Every CO2 molecule entering the Kelvin cycle needs. Every CO2 molecule entering the Kelvin cycle needs what? इन्वेस्टमेंट पूछा गया आपसे यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट बताना है। जब CO2 मॉलिक्यूल आपका यहाँ पे आ रहा है अंदर, देन क्या होते हुए आपका भी दिख जाएगा। सिंपल है बेटा, ये इतना क्या टाइम ले रहे हो आप लोग यहाँ पे सोचने में? CO2 मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए आप एक साइकिल के अंदर आप कितना एटीपी यूज करते हो, कितना एटीपी आप यूज करते हो, ये आपसे पूछा जा रहा है। हाउ मेनी एटीपी एंड एटीपी आर यूज्ड इन दिस? बताइए ऋषा, क्या होगा इसका आंसर? Option A, sir. ऑप्शन ए ही होगा आपका यहाँ पे आंसर। यहाँ पे एवरी CO2 molecule entering the Kelvin cycle needs 2 molecules of my NADPH and 3 molecules of my ATP. ये इतना आपको चाहिए होता है, तब जाके उसे आप फिक्स कर सकते हो। सो ऑप्शन ए becomes the correct answer in this. Right. In H-like pathway, the primary CO2 acceptor इनमें से कौन है? Who is the CO2 acceptor इन चारों में से आपके H-like pathway में? प्राइमरी, सबसे पहले आपके CO2 को एक्सेप्ट यहाँ पे कौन करता है? बताइए आफ्ताब। सलोनी? सर रूबिस्को। लव? सर पीईपी। लव कुश? सर ये फॉस्फोफिनोल पायरुवेट। बेटा ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। सबसे पहले आपके CO2 को एक्सेप्ट, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर तो आपका पीपी है ना, भूल कैसे गए आप यहाँ पे सब लोग? CO2 जब आपका यहाँ पे आता है, CO2 विल अल्टीमेटली कंबाइन विद माय पीपी। CO2 मेरा अल्टीमेटली यहाँ पे पीपी के साथ में यहाँ पे कंबाइन करेगा, ठीक है? तो CO2 विल कंबाइन विद माय पीपी एंड दिस विल ऑल हैपन विद द हेल्प ऑफ माय पीपी कार्बोक्सिलेज की मदद से। ये आपके यहाँ पे किया जाएगा विद योर पीपी केस की मदद से, ये आपका किया जाएगा। दिस विल बी हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ पीपी कार्बोक्सिलेज की मदद से। सो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर तो आपका पीईपी ही होता है, फॉस्फेनॉल पायरुवेट आपके यहाँ पे होगा।
देन पीपी केस हैज एडवांटेज ओवर रुबिस्को, दैट एडवांटेज इज व्हाट? क्या एडवांटेज होता है आपके पीपी केस का ओवर माय रुबिस्को? बताइए, रेज योर हैंड टू आंसर दिस। और बाकी लोग भी ट्राई करिए बेटा, दक्ष एंड हर्षित एंड बाकी सारे बच्चे, रिया, श्रीपर्णा, सुरेंद्र, बताइए। सो व्हाट विल बी द आंसर इन दिस? बताइए हरजिंदर, क्या सवाल है आपका, क्या आंसर है आपका इसमें? सर ऑप्शन ए। ओके, लव, अरीशा, ऑप्शन ए सर। चलिए देख लेते हैं हमारे यहाँ पे आंसर क्या आएगा। रुबिस्को कंबाइंस विद माय O2 बट पीपी केस डज नॉट, दैट्स अ करेक्ट आंसर। ये एडवांटेज आपको मिलता है आपके यहाँ पे इस सवाल के अंदर, बिकॉज रुबिस्को आपका कंबाइन कर सकता है O2 के साथ, जो आपके लिए एक नया पाथवे स्टार्ट करके देगा, दैट्स नॉट सो हेल्पफुल पाथवे, बट पीपी केस आपका कंबाइन नहीं करता। तो यस, यू विल फाइंड ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर इन दिस। रुबिस्को कंबाइंस विद O2 बट पीपी केस डज नॉट, सो दैट्स ऑप्शन ए यहाँ पे ट्रू। What is the site of my C3 cycle in C3 and C4 plants? C3 cycle कहाँ पे होता है? देखो ध्यान से समझो सवाल को। C3 cycle कहाँ पे होता है C3 and C4 plants के बीच में? So be very careful and then give me a correct answer. C3 cycle आपका कहाँ किया जाएगा? आपका C3 and C4 plants के अंदर। सोचो, बहुत आसान सवाल है, बस आपको याद करना है कि C3 साइकिल होता क्या है, क्या होता है C3 साइकिल, वो याद कर लो, बाकी तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। सब लोग कर सकते हैं, सब लोग ट्राई कर सकते हैं, बहुत आसान सवाल है, ट्राई करो। गलत तो ज्यादा से क्या होगा, गलत होगा आंसर, उसमें आपको -25 मिल जाएंगे, और क्या होगा, जो एक्चुअली में यूज भी नहीं किए जाते हैं। बताइए पूर्वा। यस सर। ऑप्शन ए। सौरभ, सर ऑप्शन बी। दिख रहे हो? ठीक है, बी सर, सलोनी, बी। अच्छा बी, सर सलोनी ऑप्शन ए। एंड लव ऑप्शन ए। कुश। सर हाँ सी। हाँ, लव कुश, लव कुश का सी आ रहा है। ओके ठीक है, अब मेरी बात सुनो यहाँ पे। C3 साइकिल जो होता है, ये है बेटा आपके यहाँ पे केल्विन साइकिल। C3 साइकिल अगर देखा जाए, इट इज नथिंग बट माय केल्विन साइकिल। क्या अब आप लोग अपना आंसर बदलना चाहेंगे? पूछा ये गया है कि C3 साइकिल कहाँ पे होता है, C3 प्लांट्स में कहाँ पे होता है, C4 प्लांट्स में कहाँ पे होता है। तो याद रखना, C3 साइकिल आपका किया जाता है आपका C3 प्लांट्स के अंदर होता है मेसोफिल सेल के अंदर, एंड C4 प्लांट्स में ये किया जाता है आपके यहाँ पे बंडल शीथ सेल के अंदर। तो C3 Yes, sir. cycle takes place, yeah, in mesophyll cell in my C3 plants and bundle sheath cell in my C4 plants. So yes, you will find option A बनेगा यहाँ पे as a correct answer. That is going to be correct answer in this. Yeah. All right. C4 plants is advantageous over C3 plants in the plants because it has C4 pathway के अंदर is advantageous over the C3 pathway. ऐसा क्यों होता है? C4 pathway is advantageous over C3 pathway. This happens why? बताइए ऋषा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी? नो सर, ऑप्शन सी, सॉरी सी। नहीं आप नहीं ले लो, आप -30 ले लो और खुश रहिए आप। नहीं नो बस हो गया, सर। काटना अगले टेस्ट में काटने इनके। चलो हाँ बताइए पूर्वा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? ऑप्शन सी। लव एंड लव कुश, क्या होगा इसका आंसर? सर सी। ऑप्शन सी। आफ्ताब? सर ऑप्शन सी। ठीक है, सबने आंसर दे दिया ना यहाँ पे। चलो देखते हैं। C4 पाथवे इज एडवांटेजेस ओवर C3 पाथवे इन प्लांट्स बिकॉज आपके यहाँ पे अकर्स इन द रिलेटिवली लो CO2 कॉन्सेंट्रेशन। ये तो है नहीं, तो सीधी निकलती बात। अगर लो O2 कॉन्सेंट्रेशन है तो उसका क्या फायदा होगा वहां पे? C4 प्लांट्स के बारे में हमने ये बोला कि लो CO2 होता है, तो ये आपका लो O2 होगा तो अपना ये कर लेगा, अपना खाना वाला। O2 का कोई कनेक्शन ही नहीं है आपका यहाँ पे। तो अगर आप ऑप्शन सी यहाँ पे करो, दैट्स इनकरेक्ट आंसर। यहाँ पे फायदा ये होता है C4 प्लांट्स का कि आपका काम कर सकता है इवन व्हेन यू हैव अ लो CO कंसंट्रेशन।
अगर आपके एयर में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ ना, तब आपके C4 प्लांट्स आपको खाना बना के देंगे. So option A has to be the correct answer in this. Occurs in the relatively low CO2 concentration. इसके अंदर आपका C4 प्लांट्स का एडवांटेज आपको मिलता है. अगर आपका एक C3 प्लांट्स है और C2 का अमाउंट काफी कम है, CO2 का अमाउंट एटमॉस्फेयर में काफी कम है, तो वहां पे चांस है कि O2 आके कंबाइन कर जाए, रुबिस्को के साथ, और आपका एक नया पाथवे चालू हो जाएगा फोटो रेस्पिरेशन का. बट अगर आपका एक C4 प्लांट्स है और आपके एटमॉस्फेयर में अगर CO2 का अमाउंट काफी कम है, तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज PP कार्बोक्सिलेज सिर्फ CO2 के साथ ही कंबाइन करेगा. So that is why it can occur in the relatively low CO2 concentration. C4 pathway is advantageous over C3 pathway because it occurs in relatively low CO2 concentration. So that's the correct answer in this. Option A बन जाएगा आपने यहाँ पे ऐसा correct answer. And then करिए, खुद से पढ़िए सवाल को and then raise your hand. Read the question carefully from your side and then raise your hand. अब तो ये कर सकते हो, अब तो मैंने इसका बता दिया था आंसर. अब क्या इसमें आप इतना टाइम लगा रहे हो? We have done this ना. बताइए अरीशा. सर ऑप्शन डी. पूर्वा. ऑप्शन डी. Option D, one molecule of my phosphoglycerate and phosphoglycolate, दूसरा molecule. So option D is the correct answer in this. बिल्कुल सही. So that is something we have done. We have done the chem pathway as well. Now we'll talk about my factors affecting photosynthesis. कौन से मेरे factors होते हैं और किस तरीके से मेरे यहाँ पे affect करते हैं मेरे यहाँ पे photosynthesis को. तो अभी के क्लास में तो हम यहाँ पे focus करते हैं some external factors. Let's try to focus on some external factors which can affect the photosynthesis. चलिए बात करते हैं about some of my external factors जो आपके कंट्रोल करते हैं आपके यहाँ पे फोटोसिंथेसिस को, अफेक्ट कर सकते हैं आपके फोटोसिंथेसिस को, which can be your temperature, light, CO2 concentration, water. ये कुछ आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आपका अफेक्ट हो सकता है. टेम्परेचर ज्यादा हुआ कम हुआ, इट विल हैव अ इंपैक्ट ऑन द फोटोसिंथेसिस. लाइट अगर ज्यादा हुई कम हुई, कौन सी क्वालिटी की लाइट है वो आपका इंपैक्ट कर सकती है. CO2 कॉन्सेंट्रेशन मैटर करता है. यू नीड अ राइट अमाउंट ऑफ CO2 कॉन्सेंट्रेशन. अगर उससे बहुत कम हो गया तो वो फायदेमंद नहीं होता. ज्यादा CO2 भी देखा गया, इट टर्न्स आउट टू बी टॉक्सिक फॉर द प्लांट्स. तो CO2 का लेवल भी आपका चाहिए होता है एज अ राइट अप्रोप्रिएट लेवल. एंड water is something is essential, you know that. बिना पानी के आपका प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकता. So these are the few things, they are some of the external factors जो कंट्रोल करते हैं, अफेक्ट करते हैं आपके यहाँ पे फोटोसिंथेसिस को. They can affect the rate of my photosynthesis. याद रखना, these are some of the factors which can affect the rate of photosynthesis. Can affect the rate of photosynthesis. इन फैक्टर्स को हम यहाँ पे समझते हैं, बट उसके पहले एक और चीज हम यहाँ पे समझते हैं. दिस समथिंग कॉल्ड बाय लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर. एक लॉ होता है आपके यहाँ पे जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर. वो हम पहले यहाँ पे देखेंगे. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वन फैक्टर. इसके हम कहते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर. एक लॉ है बेसिकली, एक थियरी है जो एक ब्लैकमैन नाम के साइंटिस्ट ने दी थी. उसे हम बोलते हैं यहाँ पे लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर. लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर. आपसे पूछा ये जाएगा ये थ्योरी किसने, ये हाइपोथेसिस किसने रखी थी आपके सामने, एंड दैट वाज केप्ट फॉरवर्ड बाय माय ब्लैकमैन. So let's see what this theory says to us. ये थ्योरी आपके यहाँ पे क्या कहती है. अब यहाँ पे आप ध्यान से सुनना तो आप समझ जाओगे. Assume that आपके पास एक छोटा सा गमला है और उसके अंदर आपका यहाँ पे एक प्लांट ग्रो कर रहा है, एंड यू हैव योर प्लांट व्हिच इज हैप्पीली ग्रोइंग इन द गमला. अब ये प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस कई सारे फैक्टर डिटरमाइन करते हैं. आप अज्यूम करो कि आपके प्लांट को आपने प्रोवाइड किया है राइट अमाउंट ऑफ लाइट. सो लाइट जो है आपके पास यहाँ पे वो आपकी ऑप्टिमम है. ऑप्टिमम मतलब इनफ है, जितनी चाहिए होनी चाहिए उतनी आपके पास है. ऑप्टिमम लाइट आपने यहाँ पे प्रोवाइड करके रखी हुई है. आपने आप इसे प्रोवाइड किया हुआ है राइट अमाउंट ऑफ योर लेट्स से CO2 concentration
CO2 कॉन्सेंट्रेशन भी आपके यहाँ पे है आपका ऑप्टिमम, जितना होना चाहिए उतना आपके यहाँ पे प्रेजेंट है। एंड थर्ड पॉइंट जो आपके यहाँ पे है टेम्परेचर, वो आपने यहाँ पे काफी कम रखा हुआ है। सो टेम्परेचर यहाँ पे आपने रखा हुआ है, आपने रखा हुआ है अराउंड 2 डिग्री सेल्सियस। नाउ दिस इज नॉट ऑप्टिमम, दिस इज वेरी लो। ये जो टेम्परेचर आपके सामने यहाँ पे है, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका काफी लो। नाउ इफ यू हैव अ वेरी लो टेम्परेचर, अगर आपका टेम्परेचर यहाँ पे काफी लो होता है तो इससे क्या होगा, व्हाट आई विल फाइंड हैपनिंग इन दिस, इससे आपका होता है यहाँ पे ये है कि आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस यहाँ पे अफेक्ट होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि आपका टेम्परेचर यहाँ पे काफी लो है तो यू विल नॉट फाइंड फोटोसिंथेसिस हैपनिंग राइट नाउ। इसके अंदर आपका फोटोसिंथेसिस आपका यहाँ पे होते हुए आपका यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर यहाँ पे क्या बन गया, टेम्परेचर। टेम्परेचर जिसका वैल्यू सबसे कम है उसके वजह से आपका यहाँ पे रिएक्शन हो नहीं पा रहा, इसकी वजह से आपका यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन होने चाहिए तो आपके यहाँ पे हो नहीं पा रहे, बिकॉज यू हैव अ वेरी लो वन ऑफ द फैक्टर। तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ये कहता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है और अगर वो केमिकल रिएक्शन होने के लिए अगर आपके 4-5 फैक्टर जरूरी है होना, उनमें से जो फैक्टर सबसे कम होगा, बिकॉज ऑफ दैट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन वोंट बी हैपनिंग। द फैक्टर व्हिच विल बी इन द लीस्ट अमाउंट will be the one, because of that your photosynthesis won't be happening, because of that you will find the photosynthesis will not take place. So that is something you have to know. So that is my law of limiting factor. ठीक है, so उसको हम बोलते हैं यहाँ पे as a law of limiting factor and will have a low temperature all the time. मतलब अगर यहाँ पे आपका टेम्परेचर आपका यहाँ पे काफी कम है देन आपका ये बनेगा आपका यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर। सुरेंद्र कुमार बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ जी सुरेंद्र बताइए क्या सवाल है आपका। अच्छा आपका हैंड रेज वैसे हो गया था, ऑलराइट ठीक है। सो इसको हम थोड़ा इसे हम और समझते हैं यहाँ पे। तो इतना तो हमने यहाँ पे देख लिया दैट एक फैक्टर नहीं है तो नहीं हो रहा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आपके यहाँ पे चालू नहीं हो रहा। सो व्हेन इट विल स्टार्ट, इफ आई इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर मैं अपना ये टेम्परेचर चेंज करता हूँ तो मैंने यहाँ पे फोटोसिंथेसिस भी चालू हो जाएगा। सो अज्यूम दैट मेरा टेम्परेचर है अराउंड यहाँ पे आपका 2 डिग्री सेल्सियस। जैसे मैं इसको इंक्रीज करके लाता हूँ अराउंड 15 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, सो व्हाट विल हैपन, the photosynthesis will start. That means sugar molecule formation आपके यहाँ पे काफी happily start हो जाएगा। यहाँ पे आपके sugar molecule बनने आपके यहाँ पे लग जाएंगे। Right, so all these are my sugar molecules. अगर मैं इस टेम्परेचर को और थोड़ा बढ़ा देता हूँ, if I increase the temperature slightly more, then again the rate of photosynthesis will increase more. और आपका यहाँ पे increase हो जाएगा। So अगर मैं टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाऊंगा यहाँ पे, then you will find will have more amount of sugar molecule will get formed. So जैसे आप टेम्परेचर में बढ़ाते जाओगे ना, आपका रेट ऑफ रिएक्शन आपका पे बढ़ता जाएगा, बट ओनली अप टू सर्टेन एक्सटेंट। आपने टेम्परेचर बढ़ाया आगे और आपके यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल आपके ज्यादा बन गए यहाँ पे, तो आप खुश हो गए, आपने बोला कि अरे यार ये तो बहुत ज्यादा बन गया आपके यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल आपके यहाँ पे, इतना तो सोचा नहीं था, राइट। अब जैसे आप पे हो गया तो आपने क्या किया, टेम्परेचर आपने एकदम बढ़ा दिया, कर दिया 45, तो आपका एंजाइम खत्म हो जाएगा। अगर आपका टेम्परेचर ज्यादा होता है ना, तो याद रखना हर एक की एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है, एक सैचुरेशन पॉइंट होगा, उसके बियॉन्ड अगर आपका टेम्परेचर जाता है देन यू विल फाइंड कि आपके एंजाइम्स खत्म होने लगते हैं, दे विल स्टार्ट गोइंग गेटिंग देमसेल्फ ब्रोकन डाउन एंड द कंप्लीट रिएक्शन विल डिक्रीज ओवर देयर। तो एक लेवल तक आपका रेट ऑफ रिएक्शन आपका इंक्रीज किया जा सकता है, एक लेवल तक अपना प्रोडक्ट आप ज्यादा बना सकते हो, बट उसके बाद अल्टीमेटली इट विल स्टार्ट कमिंग डाउन, इट विल स्टार्ट कमिंग डाउन बिकॉज योर एंजाइम्स विल स्टार्ट गेटिंग डीनेचर्ड आफ्टर सर्टेन टेम्परेचर। तो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है याद। तो एक काम करते हैं, इसके हम डेफिनेशन यहाँ पे देखते हैं which will help you to understand. देखो, when several factors affect any biochemical process, Blackman's law of limiting factor comes into effect. तब ये आपका फैक्टर आपका आता है इफेक्ट के अंदर। This states the following: if a chemical process is affected by more than one factor, if chemical process is affected by more than one factor, then its rate will be determined by a factor which is nearest to the minimum value. अगर एक केमिकल प्रोसेस को अफेक्ट करे मोर देन वन फैक्टर, जैसे आप देख पा रहे हो 4-5 फैक्टर थे आपके यहाँ पे, देन इसका रेट विल बी डिटरमाइंड बाय द फैक्टर व्हिच इज एट द मिनिमल वैल्यू, जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी वो डिटरमाइन करता है रेट ऑफ रिएक्शन। इट इज द फैक्टर व्हिच डायरेक्टली अफेक्ट्स द प्रोसेस इफ इट्स क्वांटिटी इज चेंज। जैसे आप इसकी क्वांटिटी आप चेंज करते हो, जैसे ही उस फैक्टर की क्वांटिटी आपने यहाँ पे चेंज करनी है, यू विल फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज गोइंग टू चेंज, रेट ऑफ रिएक्शन आपके यहाँ पे बदल जाएगा। तो ये बात कभी भी आपने यहाँ पे भूलनी नहीं है। दिस इज द वन थिंग विच यू शुड नॉट फॉरगेट। ये आपको होते मिलेगा, दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन माय
लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर के साथ, ठीक है। सो आई होप दिस इज समथिंग व्हिच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब बताओ मुझे यहाँ पे क्या ये चीज आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स यहाँ पे? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, सो दिस इज माय लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर आपका यहाँ पे, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑल द फैक्टर्स। आपके जो फैक्टर्स हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, टेम्परेचर, लाइट, CO2, वाटर, इनको हम थोड़ा यहाँ पे देखते हैं, इनको थोड़ा हम यहाँ पे समझते हैं। सो जब हम यहाँ पे फैक्टर्स की बात करते हैं, व्हेन वी डिस्कस दिस फैक्टर्स, लेट्स स्टार्ट विद द लाइट। लाइट का एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होगा आपके फोटोसिंथेसिस के ऊपर। दिस इज द वन जिसकी वजह से आपका रेट ऑफ रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का यहाँ पे डिटरमाइन किया जाता है। अब लाइट में आपकी क्या क्या चीजें आपके यहाँ पे आती है? सो लाइट विल इंक्लूड समथिंग लाइक माय क्वालिटी ऑफ लाइट, ठीक है। यू विल हैव योर क्वांटिटी ऑफ लाइट, or I would say you have a duration of light. Sorry, you'll have a duration of light. And light intensity. Then you'll have your light intensity. ये 3 फैक्टर्स आपके डिटरमाइन करते हैं कि आपका फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, ज्यादा होगा, कम होगा। बेसिकली वो आपके ये 3 चीजें आपके यहाँ पे डिटरमाइन की जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइट, ड्यूरेशन ऑफ लाइट एंड लाइट इंटेंसिटी। अब मैं बात करते हैं यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइट के बारे में। लेट्स मी पुट डाउन द आइडिया अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइट। तो जब मैं बात करते हैं यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइट को लेके, तो यहाँ पे क्या होता है, व्हाट डू यू गेट टू सी इन दिस? You have a photosynthetic active radiation. You know that you have a value for my PAR. There is something called as my photosynthetic active radiation. इसमें आपके यहाँ पे क्या आता है? इसमें आपका यहाँ पे आएगा 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर वेवलेंथ का आपका यहाँ पे मिलता है आपका लाइट। This is the wavelength of light which you will find used by the plants. ये आपका वेवलेंथ आपके यहाँ पे होता है जो आपके प्लांट्स अपने यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। So याद रखना, when you talk about my photosynthetic active radiation, याद रखना you will have this wavelength of light, और ये wavelength of light वो होती है जो आपके प्लांट्स आपका यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। This is the wavelength which is being used by the plants. So ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है। This is the first thing you have to know in this. ठीक है, This is the wavelength आपके प्लांट्स अपना यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो wavelength आपके यहाँ पे होता है, the wavelength you have over there, this will have, you know, you have a blue and red light. तो आपका 450 के अराउंड आपका in this wavelength you will have your blue light, and in this particular wavelength you will have around like red light. कभी अगर आ जाए ना सवाल कि ब्लू एंड रेड में से ज्यादा यूज क्या की जाती है, ज्यादा फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हो सकता है, then आपका आंसर होगा रेड लाइट। ठीक है, प्लांट दोनों इस्तेमाल करते हैं, बट आपको याद रखना है रेड और ब्लू में से जो ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, दैट्स योर रेड लाइट। So these are the lights which have been used for my, this is a range which is used for photosynthesis. अगर आप प्लांट को दोगे इस रेंज के बाहर की लाइट, अगर मैं प्लांट को देता हूँ 800 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट या देता हूँ 350 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो अपना प्लांट आपका वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, then the plant will not be able to carry out the photosynthesis. तो याद रखना, this is a quality of light which has to be maintained. इस वेवलेंथ के अंदर आपका किया जाता है आपका फोटोसिंथेसिस, इसके बियॉन्ड नहीं होगा और इससे कम में भी नहीं होगा, राइट। Then you have your duration of light. अब जनरली ये बड़ा फैक्टर नहीं बनता, जितनी लाइट आपकी आ रही होती है ना प्लांट्स के ऊपर आ रही होती है, that's going to be enough. So let's say whatever the light is falling on the earth ना, उसका 10% of the total light is good enough for my photosynthesis. 10% of total light is enough for photosynthesis. तो जनरली ऐसा नहीं होता कि लाइट कम होती है तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे कम होगा या आपका खाना बनने का कम हो जाएगा। इवन जब आपके बादल होते हैं ना, तब भी आपका फोटोसिंथेसिस तो होगा ही होगा, थोड़ा शायद कम होगा लेकिन होता तो है वहां पे आपका। सो ओनली द 10% ऑफ द टोटल लाइट इज गोइंग टू बी गुड इनफ, ये आपके लिए इनफ होती है आपका फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो जितनी भी आपकी लाइट आ रही है आपके प्लांट के ऊपर, उतना उसका 10% भी इनफ होता है कि प्लांट को उतना भी मिल जाता है, तब भी वो अपना यहाँ पे खाना बना सकता है। तो 10% of the total light is good enough for my plant to carry out my photosynthesis.
एंड देन इसके बाद जो तीसरी चीज आपके यहाँ पे आएगी, तो ड्यूरेशन ऑफ लाइट आपके यहाँ पे हो गया, क्वालिटी ऑफ लाइट आपके यहाँ पे हो गया, एंड द थर्ड थिंग ओवर हियर इज गोइंग टू बी योर इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसमें आपको याद रखना है कि अगर आपकी लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम हुई देन आपका फोटोसिंथेसिस आपको हो नहीं पाएगा। सो यू नीड टू हैव अ मॉडरेट इंटेंसिटी, और याद रखना है इसमें मॉडरेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो लाइट इंटेंसिटी शुड बी ऑलवेज देयर इन द मॉडरेट अमाउंट, सो देयर शुड बी अ मॉडरेट इंटेंसिटी। मोर देन 10, नो दैट्स इनफ, दे कैन अंडरस्टैंड वन थिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट कि कितना उनके लिए इनफ होता है वहां पे, वो उतना उनके लिए वहां पे इनफ होगा, राइट? उतना लाइट अगर उन्हें मिल जाए ना, दैट्स इनफ टू मेक हाईएस्ट अमाउंट ऑफ माय शुगर मॉलिक्यूल, ठीक है? तो उससे ज्यादा उन्हें इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है, राइट? सो दिस 10% ऑफ द लाइट इज गुड इनफ फॉर देम टू मेक द पीक अमाउंट ऑफ माय शुगर मॉलिक्यूल, ठीक है? तो इसलिए ड्यूरेशन ऑफ लाइट जनरली आपके यहाँ पे मैटर नहीं करता, जहाँ पे ज्यादा फर्क नहीं करता, बिकॉज आपको उतनी लाइट तो आपको मिल जाती है। देन यू हैव मॉडरेट अमाउंट ऑफ, रुक जाओ आप तब बाद में, या यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन द चैट। यू हैव अ मॉडरेट लाइट इंटेंसिटी। अगर आपकी लाइट इंटेंसिटी अगर आपके यहाँ पे मॉडरेट अमाउंट में आपके यहाँ पे होती है ना, ये आपके लिए इनफ होता है टू कैरी आउट माय फोटोसिंथेसिस। अगर ये ज्यादा हुई देन आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है। इफ द लाइट इंटेंसिटी इज गोइंग टू बी द हाईएस्ट अमाउंट, अगर आपकी पीक पे होती है, अगर आपकी लाइट इंटेंसिटी आप मान लो यहाँ पे कि आपकी बहुत ज्यादा है, तो उससे क्या होगा, यू नो दैट अगर आपकी इंटेंसिटी ज्यादा हुई देन इट विल हैव अ इंपैक्ट ऑन द प्लांट। इफ यू हैव अ हाई लाइट इंटेंसिटी देन इससे क्या होता है, किसको याद है? मैंने बताया था ये चीज, इफ यू हैव अ हाई लाइट इंटेंसिटी देन व्हाट विल हैपन? फोटो रेस्पिरेशन। Enzymes will denature. हाँ, द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल गेट डीनेचर्ड एंड विल फाइंड फोटो ऑक्सीडेशन होते हुए आपको मिलेगा यहाँ पे। यू विल फाइंड अगर हाई लाइट इंटेंसिटी आपकी यहाँ पे हुई देन दैट कैन लीड टू योर फोटो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के अंदर यू विल फाइंड द क्लोरोफिल विल गेट डीनेचर्ड, आपका क्लोरोफिल आपके यहाँ पे डीनेचर्ड आपके यहाँ पे हो जाएगा। एंड यू नो दैट एक और आउटकम हो सकता है कि आपके यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन भी स्टार्ट हो जाए, बट याद रखना इफ यू हैव अ हाई लाइट इंटेंसिटी इट विल हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द प्लांट्स। आपके क्लोरोफिल अगर आपके डैमेज हो गए, फोटो ऑक्सीडेशन का मतलब भी आपका ये होता है कि आपका क्लोरोफिल गया, आपका क्लोरोफिल यहाँ से काम से गया, सो क्लोरोफिल आर नो लॉन्गर फंक्शनल, सो क्लोरोफिल विल गेट डैमेज्ड। अगर मेरे यहाँ पे क्लोरोफिल डैमेज हो रहे हैं देन अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होगा, यू विल फाइंड अल्टीमेटली द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल कम डाउन, दैट विल इवेंचुअली हैपन। सो ये चीज आपको यहाँ पे ऐड रखनी है, ठीक है? सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो अबाउट माय हाईलाइट इंटेंसिटी को लेकर। क्या इतनी चीज आप सबको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. यस सर। That's a highlight intensity. You have your duration of light. Duration of light में आप ये भी याद रख लेना that you will find you have some plants which are my short day plants, some are my long day plants. Short day plants को चाहिए होती है कम लाइट, long day plants को थोड़ी ज्यादा लाइट चाहिए होती है, okay? But that light जो उन्हें ज्यादा चाहिए होती है उन्हें flowering करने के लिए भी चाहिए होती है. It's not like only photosynthesis के लिए, they also do the light for my flowering as well. So that's a different thing. So उसको compare मत करना यहाँ पे, but yes. ड्यूरेशन ऑफ लाइट जनरली कंसर्न नहीं बनता एक प्लांट के लिए टू कैरी आउट माय फोटोसिंथेसिस, ठीक है? तो अभी के लिए काम करते हैं, लेट्स कीप इट अप टू हियर ओनली, लेट्स नॉट टेक अप द न्यू टॉपिक ऑफ योर लाइक नया पैटर्न नहीं लेते हैं ऑफ माय टेम्परेचर यहाँ पे। बट मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा अभी तक जो हमने यहाँ पे किया हुआ है वो आप एक बार अच्छे से एनसीईआरटी में से पढ़ लो, एंड स्पेशली 3 थिंग्स, C3 प्लांट्स, C4 प्लांट्स एंड माय फोटो रेस्पिरेशन। You will find question based on them in the exam. आपका जो अगला असाइनमेंट आएगा उसके अंदर भी आपको इसके ऊपर बेस्ड ही सवाल मिलेंगे, ठीक है? You will find question based on them only. So please make sure that ध्यान से इस चीज का याद रखो कि ये 3 टॉपिक्स या चैप्टर टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। They are the core of this particular chapter. क्योंकि अगर आप ये चैप्टर समझ सकते हो ना then respiration plants तो बहुत छोटा सा चैप्टर, it's a walk in the park. अच्छा एक बात बताऊं आपको, अगर आपने ग्लाइकोलाइसिस सीखा है, याद है आपको ग्लाइकोलाइसिस आपने सीखा होगा, पढ़ा होगा ऑब्वियसली इन माय रेस्पिरेशन प्लांट्स के अंदर। सो इफ यू जस्ट कम बैक एंड सी द केल्विन साइकिल, इफ यू सी द केल्विन साइकिल यहाँ पे, इट इज एक्चुअली रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस। अगर आपको याद है ना, अगर आपको एक बात बताऊं यहाँ पे, आपको जो G3P आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसका पता है एक और नाम क्या होता है? इसका एक और नाम यहाँ पे होता है आपका PGAL,
phosphoglyceraldehyde. याद है ये चीज हम बनाते हैं when my glycolysis has been done. Your PGL is getting formed Yes, sir. during my glycolysis. अब आप देखोगे ना यहाँ पे, तो it is like a reverse glycolysis. आपका PGL में से आप बना रहे हो अपने यहाँ पे 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट बनाते हो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, देन 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट से बनाते हो अपने यहाँ पे आप 3 PGL. दिस इज योर रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस यहाँ पे, राइट. सो ये आप यहाँ पे याद रखना. दिस इज समथिंग यू कैन अंडरस्टैंड नाउ. सो इसलिए मैं यहाँ पे G3 पे लिखता हूँ, बिकॉज इसको आप रिलेट कर पाओगे फिर बाद में ग्लाइकोलाइसिस के साथ, बिकॉज ग्लाइकोलाइसिस में आप शुगर बना रहे होते हो, सॉरी ब्रेक डाउन कर रहे होते हो, यहाँ पे आप बना रहे हो. सो दैट इज व्हाई इट इज अ रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस. ओके, सो दैट इज व्हाट वी हैव डन इन दिस. अब इसके अलावा असाइनमेंट जो नेक्स्ट मिलेगा वो तो कर लेना, और जो देख रखा हुआ आई वोंट रिपीट सेम थिंग अगेन एंड अगेन. यू हैव टू डू दैट असाइनमेंट. नहीं कर रहे असाइनमेंट अगर आप रेगुलरली फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के, देन इट्स वेरी मच डन फॉर यू. फिर वो नहीं होने वाला, एमबीबीएस की सीट नहीं मिलने वाली. सिंपल बता दूं मैं आपको यहाँ पे. अगर आपका कुछ और प्लान है कि हाँ सर मुझे बायोटेक करना है, मुझे एनवायरमेंटल साइंस करना है, मुझे फार्मास्यूटिकल्स में जाना है, देन ठीक है, राइट. देन डोंट हैव अ हैबिट ऑफ सॉल्विंग असाइनमेंट ऑन रेगुलर बेसिस. बट अगर आप कह रहे हो कि नहीं सर मुझे एमबीबीएस करना है, यही मेरा ड्रीम है, पहले से ड्रीम है कि मुझे डॉक्टर बनना है, देन आपको असाइनमेंट करने पड़ेंगे. और सिर्फ मैं बायो की बात नहीं करा, फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी. किसी दिन मैंने सोईगिया सर को भी पूछना है कि आप में से कितने बच्चे असाइनमेंट रेगुलरली सबमिट करते हो. एंड आई होप कि ही सेज मेनी ऑफ योर नेम्स. अगर नहीं है देन या यू हैव टू रिकंसिडर योर प्रायोरिटीज. अगर आप असाइनमेंट नहीं कर रहे हो देन दैट्स नॉट हैपनिंग. आफ्ताब एंड ऑल ऑफ यू हु आर नॉट सॉल्विंग असाइनमेंट्स. ठीक है. ओके, सो दैट्स व्हाट वी हैव डन. दैट्स व्हाट वी हैव डन यहाँ पे. एंड ये इतना आप ध्यान रख लो, इसे इतना ही यहाँ पे आप पढ़ लो. प्लांट फिजिक्स का आपका पहला चैप्टर है. यू शुड बी वेरी क्लियर विद दिस. Alright, so that's what we have done. We'll catch you again. We have a class tomorrow as well. So कल आपका ये चैप्टर खत्म होगा एंड थोड़ा प्रिपेयर करके आना चैप्टर को अच्छे से, ताकि हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाए. So yeah, that's what we'll do. We'll complete the chapter tomorrow and we'll solve some questions. ठीक है. Alright, so let's wrap this up. And सौरभ, वैसे by the way आपने भी असाइनमेंट सबमिट नहीं किया था, so बताइए आपका क्या सवाल है आपका, बोलिए. सर मुझे वो एक जनरल सा सवाल ये पूछना था ना कि दोबारा एंट्रेंस होंगे क्या सर 1th के? क्यों, मतलब समझा नहीं. अच्छा, फॉर 12th में वापस आने के लिए? बस सर, क्योंकि ग्रुप में वो मैसेज आ गया सर मेरे. एंट्रेंस शायद हो सकता है, बट उसमें आपके अलावा बाकी सारे बच्चों के लिए भी होगा वो. सो ये स्कूल वाले उसमें आए या अभी आया है? आप ये वाले ग्रुप में? हाँ सर, स्कूल वाले ग्रुप में 9 फरवरी को है सर. राइट. हाँ, तो वो तो होगा ना, क्योंकि बाकी और भी कई सारे बच्चे होंगे आपके स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर, जो आना चाहते हैं फॉर द क्लासेस के लिए लेना चाहते होंगे. सो फॉर देम एज वेल, सो यू कैन आल्सो गिव द एंट्रेंस वहां पे. हाँ, पूर्वा, द थिंग इज, लेट मी टेल यू समथिंग. इफ यू आर समवन हु हैज बीन कमिंग द क्लासेस रेगुलरली, जो आप भी आ रहे हो, आफ्ताब भी आ रहा है, बाकी सब आ रहे हो, सो आपके लिए इतना कंसर्न वो नहीं है. बट ये जब स्कूल में आपके सामने एंट्रेंस का एग्जाम आ रहा है, सो इट इज एक्चुअली फॉर अदर स्टूडेंट्स हु वांट टू एनरोल फॉर द क्लासेस इन 12th ग्रेड. ठीक है. यस सर. For them as well, right? अरीशा क्या कह रहा हो बेटा, आप वैसे ही पूछ लो, ऑनलाइन ऑफलाइन क्या कर रहे हो आप? सर वो टेस्ट का